हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास बाबू साक्या आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्या एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो जहां पर भी जीके पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे यूपी एसआई हो, यूपी पुलिस जेल वार्डर, यूपी लेखपाल, यूपी टेट, एसएससी, रेलवे आदि सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। उस क्वेश्चन का जवाब बहुत से लोगों ने सही दिया। भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा। ऑप्शन है चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगर रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म की बात करें तो इनका जन्म पश्चिमी बंगाल में हुआ था। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। अब हम कैसे याद रख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा। तो पश्चिमी बंगाल, बंगाल आ रहा है उसमें भी और इसमें भी आ रहा है बंगाल। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश और भारत दोनों का ही राष्ट्रगान लिखा था। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो भारत में है और बांग्लादेश पश्चिमी बंगाल के नज़दीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार। इनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए इन्हें सन 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1915 ईस्वी में राजा जॉर्ज पंचम ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी और 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे वापस कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। यदि एशिया में किसी को नोबेल पुरस्कार मिला तो साहित्य के क्षेत्र में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला। नाइटहुड की उपाधि की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दी जाने वाली एक उपाधि थी, जो आज भी ब्रिटेन की महारानी के द्वारा अपने देश के लोगों को दी जाती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीपी 2019 में आया हुआ है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आगे अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है नासिक, नवसारी, नांदेड़ और निजामाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक। कैसे याद रख सकते हैं? नासिक, नासिक कहते हैं नाक होती है नासिक। तो छोटा बच्चा होता है तो उसकी नाक बहुत निकलती है और छोटे बच्चे को हम कहाँ रखते हैं? हमेशा गोद में। तो नासिक हो जाएगा गोदावरी। और क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुंभ मेला होता है पूरे भारत में 4 स्थानों पर लगता है। एक उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे, और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। यदि गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है तथा यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ कराया था।
दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध या कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। कैसे याद रखेंगे? एक शब्द आ रहा है मार। मार की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से जब युद्ध, कहीं की बात करें पाकिस्तान से या चीन से युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा कश्मीर में लड़ाई होती है। कश्मीर का जो लड़ाई का मेन मकसद है कश्मीर। तो मार से हम याद रखेंगे कश्मीर। शालीमार बाग कश्मीर में है। शालीमार बाग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। जहांगीर ने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के लिए बनवाया था। मेहरुन्निसा को ही नूरजहां के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? ऑप्शन है गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी और सरस्वती नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। तो किस तरह याद रखेंगे? वैदिक, वैदिक से आ रहा है वेद, यानी कि जो वेद लिखे गए थे इसी सभ्यता में लिखे गए थे। और वेद कौन याद रख सकता है या कौन पढ़ सकता है? जिस पर शिक्षा की देवी सरस्वती का आशीर्वाद होता है। तो वेद वही पढ़ सकता है या वही पढ़ा है जो शिक्षा की देवी सरस्वती का आशीर्वाद है। आगे चलते हैं। तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन यूपीपी 2019 और यूपी लेखपाल 2015 में आया हुआ है। तो इसके ऑप्शन है फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। देखिए किस तरह याद रखेंगे? जिसकी मुराद पूरी हो जाती है वह क्या या नहीं होती है, वो क्या कहता है कि मेरी मुराद पूरी हो जाए तो मैं पीतल का घंटा चढ़ाऊंगा। ठीक, मंदिर में जाएगा तो पीतल के घंटा चढ़ाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? क्वेश्चन आया हुआ है यूपी 2019 तथा यूपी टेट 2019। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियाँ, पीतल के ताले और पीतल के बर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके किस विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया? ऑप्शन है इसके रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह और जुझार सिंह। क्वेश्चन यूपीपी 2018 में आया हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सही आंसर है इसका बंदा बहादुर। अजीत सिंह और जुझार सिंह की बात करें, ये इनके दोनों पुत्र हैं। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनके पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद वे गुरु बने और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला। यह सिखों के पहले राजनीतिक नेता हुए। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, मौलाना आज़ाद। तो इसका राइट आंसर है चौधरी रहमत अली। किस तरह याद रखेंगे?
पाकिस्तान से युद्ध होता रहता है, तो हमारा भारत पाकिस्तान पर हर समय रहम करता रहता है। तो पाकिस्तान, रहमत अली, हर समय रहम करता है, पर पाकिस्तान आज विश्व के नक्शे से गायब हो गया होता। तो चौधरी रहमत अली ने सन 1933 ईस्वी में पाकिस्तान नाम की एक साप्ताहिक मैगजीन की शुरुआत की थी, और 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अलग मुस्लिम देश के लिए पाकिस्तान नाम को स्वीकार कर लिया गया, और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, यानी कि भारत के आज़ादी से एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम देश बना, और रहमत अली का सालों का ख्वाब पूरा हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यूपीपी 2018 में आया हुआ है। यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी और बाराबंकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। इनकी समाधि का निर्माण अकबर ने करवाया था। शेख सलीम चिश्ती की समाधि आगरा जिले में, आगरा शहर से 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी शहर में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीराचार्य। महावीराचार्य एक ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। 9वीं सदी में, यानी कि आज से लगभग 1200 साल पहले, महावीराचार्य पूरे भारत देश में गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन यूपीपी 2018 में आया हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पुराना विश्वविद्यालय है? यह क्वेश्चन भी यूपीपी री एग्जाम, यानी जो दोबारा पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ है। तो इसके ऑप्शन हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, 1921। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह आधुनिक भारत के सबसे पहले विश्वविद्यालयों में से एक है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड, यानी क्या मतलब है इसका, जो पश्चिम यानी कि इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वैसे ही इसे भी कहा जाता है पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है इसके 10 जनवरी, 15 जनवरी, 14 सितंबर और 14 नवंबर। तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। और केवल हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अब क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य
हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था, इसीलिए इसी दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन यूपीपी री एग्जाम 2018 में ही आया हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी, सांची, बोधगया और सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। कैसे याद रखेंगे? यानी उपदेश या कोई प्रवचन देता है तो उसका क्या सार बताता है, यानी अर्थ बताता है, तभी समझ में आता है सभी के उपदेश दे रहा है। तो कोई उपदेश देगा तो उसका सार यानी कि अर्थ बताएगा। तो पहला उपदेश सारनाथ, भगवान गौतम बुद्ध का पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। और बोधगया की बात करें तो बोधगया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया था बोधगया यानी बिहार में। लुम्बिनी वन यानी नेपाल की तराई में लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। सांची में अशोक ने स्तंभ बनवाया था। तो गौतम बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी कि लगभग आज से 2580 वर्ष पहले लुम्बिनी वन नेपाल की तराई में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और ज्ञान प्राप्त करने निकल पड़े थे। वर्षों की कठोर साधना के बाद बोधगया बिहार में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों आगे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो रेलवे 2013, विधान भवन 2018 और यूपीएसएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, दीन ए इलाही का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली, अकबर, जहांगीर या निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। दीन ए इलाही की बात करें तो दीन ए इलाही 1581 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित एक समरूप धर्म था। समरूप धर्म से मतलब है यानी कि विभिन्न धर्मों का जो सार है यानी कि मूल तत्व हैं उनको इसमें डाला गया था। और इसमें हिंदू धर्म व इस्लाम धर्म प्रमुख थे। तो अकबर की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानने वाला था लगभग अकबर। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, दीन ए इलाही तो अकबर, और कोई मुस्लिम राजा हिंदू धर्म को इतना नहीं मानता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य भारत में खजुराहो के मंदिर किस राजवंश ने बनवाए थे? ऑप्शन है चंदेल वंश, पाल वंश, सोलंकी वंश, चौहान वंश। तो इसका सही आंसर है चंदेल वंश। खजुराहो को पहले खजूरपुर भी कहा जाता था। तो किस तरह याद रखेंगे? यानी चंद खजूरों के लिए राजा ने मंदिर बनवा दिए, चंद खजूरों के लिए राजा ने मंदिर बनवा दिए। अगर खजुराहो की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में है। चंदेल वंश भारत का प्रसिद्ध राजवंश था। चंदेलों ने 4 शताब्दी तक यानी कि 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक बुंदेलखंड पर शासन किया था। चंदेलकालीन स्थापत्य कला ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण की बात करें तो यह खजुराहो का मंदिर ही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बना था? उड़ीसा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। वैसे चौथा बड़ा राज्य था क्योंकि 2014 में
तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, इसलिए ये 7वां सबसे बड़ा राज्य हो गया। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो आंध्र प्रदेश 10वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी की बात करें तो अमरावती है। पहले राजधानी आंध्र प्रदेश की हैदराबाद थी, लेकिन अब अमरावती है। और तेलंगाना जो इसी से अलग हुआ है, उसकी राजधानी अब हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 70% चावल पैदा होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसके क्वेश्चन की बात करें तो ये रेलवे 2013 में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन नंबर 17 में, वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? एसएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो वैदिक लोगों का व्यवसाय की बात करें तो है पशुपालन। क्यों? जो वैदिक लोग थे वो एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, और जो स्थिर नहीं रहेगा वो ना तो कृषि कर पाएगा, ना ही उद्योग, और ना ही व्यापार सही से कर पाएगा। तो पशुपालन यानी कि पशुओं को इधर उधर ले जाया करते थे वैदिक लोग, स्थायी निवासी नहीं थे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? यूपी लेखपाल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता तथा समाज सेवक थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी इन्हीं के नाम पर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सही आंसर हो जाएगा इसका केरल। तो मोहिनी अट्टम तथा दूसरा इसका लोक नृत्य और है कथकली। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों ही केरल के लोक नृत्य हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 यूपी लेखपाल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन है 1940, 1942, 1945 और 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो दोस्तों, अब हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है अत्त दीपो भव, वसुधैव कुटुंबकम, सत्यमेव जयते या अहम ब्रह्मास्मि। आपको इस प्रश्न का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं, उसमें हमने इस प्रश्न का जिक्र किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर करें। अब मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक रिवीजन करते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।